So in the previous class we have seen Wentoff factor क्या होगा, right? फॉर्मूला आपको हम बताए थे, है ना? What is the formula of Wentoff factor I? I is equal to था, this is number of particles after dissociation और association. एसोसिएशन उसी तरह से नीचे इसको डिवाइड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, है ना? अब याद रखना ऊपर में ए होगा आफ्टर, नीचे बी होगा बिफोर, राइट? ये फॉर्मूला था आपका फॉर वेंटॉफ फैक्टर. अब आपको हम बता चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है. तो डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी. कैसे लिखेंगे उसके लिए यहाँ पर देखो आप आई इक्वल टू क्या होगा. ठीक है, तो अब आपको हम प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया दिए थे हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है. तो हम बोले थे आपको कि अगर आई का वैल्यू आ रहा है 1 कब आएगा, तो जब दोनों बराबर होगा नंबर, बिफोर जितना पार्टिकल था डिसॉल्व करने के बाद भी उतना ही पार्टिकल अगर सॉल्यूशन में है, दोनों कट जाएगा तो 1 आएगा. मतलब ना ही डिसोसिएट करे ना ही एसोसिएट करे सोल्यूट, तो I1 आएगा, है ना? मतलब यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में आप नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, है ना? सोल्यूट पार्टिकल जो है ना उसका ना ही डिसोसिएशन ना ही एसोसिएशन होगा तो I1 आएगा. उस केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसको बोलेंगे हम नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट वी कॉल नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? लेकिन अगर मान लो I अगर 1 के बराबर नहीं हुआ, मतलब डिसोसिएशन होगा या फिर एसोसिएशन होगा. तो I अगर नॉट इक्वल टू 1 मतलब देयर इज डिसोसिएशन. अगर I 1 से बड़ा होगा तो डिसोसिएशन हुआ होगा, या फिर एसोसिएशन. ये कब होगा, अगर I 1 से कम आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसको बोलेंगे हम अब नॉर्मल. दिस इज नोन एज अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. करेक्ट. अब आ जाओ आप यहाँ पर. तो अगर हम यहाँ बात करें, इसको हम लिखे तो यहाँ इसको लिख सकते हैं इस तरह से आप, दिस इज अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो इसको आप लिखोगे आई को इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस तरह से. अब ऐसा क्यों हुआ, अगर थोड़ा सा सोचो आप कि ऐसा हम क्यों लिखे, तो सिंपल से यहाँ देखो आप, अब नॉर्मल हम कब लिखते हैं, अगर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन होगा. अगर डिसोसिएशन नहीं हुआ, एसोसिएशन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, ये दोनों बराबर ही होगा. मतलब I अगर 1 हो गया तो नॉर्मल CP इक्वल टू क्या होगा, अब नॉर्मल CP मतलब दोनों बराबर. ठीक है, कब, अगर I का वैल्यू 1 है तब. लेकिन I अगर 1 के बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो अब नॉर्मल कहलाएगा, है ना? इसीलिए ऊपर में यहाँ अब नॉर्मल CP है, नीचे आपका नॉर्मल है. नॉर्मल मतलब बिफोर, पहले जितना पार्टिकल था उसके लिए लिखोगे आप नॉर्मल CP कहलाएगा. लेकिन अगर डिसोसिएशन हुआ आफ्टर में, मतलब डिसॉल्व करने के बाद, अगर डिसोसिएट हुआ या फिर एसोसिएट हुआ सोल्यूट, तो कहलाएगा अब नॉर्मल CP. तो आफ्टर की जगह में यहाँ लिखोगे अब नॉर्मल CP और बिफोर यहाँ उसके जगह नॉर्मल CP. करेक्ट. तो I का फॉर्मूला ये भी एक हो जाएगा. अब इसका एक और फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या रिलेशन होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है ना? तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो आप. तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास. तो यहाँ बोल सकते हो आप CP जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स बोलो, है ना? नंबर ऑफ मोल्स वी कैन राइट हियर.
तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो अब यहाँ Cp अगर हम बात करें, क्या रिलेशन होगा Cp का मोलर मास के साथ, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर देख सकते हो आप। अगर गिवन मास अगर कांस्टेंट है तो रिलेशन क्या होगा, इनवर्सली का होगा, मतलब I इक्वल टू क्या लिखोगे आप, नॉर्मल अगर यहाँ नीचे है तो ऊपर हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल मोलर मास कहलाएगा, है ना, और नीचे हो जाएगा अब नॉर्मल मोलर मास। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब नॉर्मल मोलर मास एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल मोलर मास, क्या मतलब इसको, तो आइए हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि CH3 है, COOH है, तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, सबको ऐड कर दो, इस सभी एटम का एटॉमिक मास को, तो अगर ऐड करें तो यहाँ से जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम नॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। अगर सबको ऐड कर दो कितना आएगा, है ना, दिस इज 60, राइट। जो हम निकालते हैं नॉर्मली फॉर्मूला से उसको बोलते हैं हम नॉर्मल मोलिकुलर मास, नॉर्मल मोलर मास, है ना। अब अगर इसको हम डिसॉल्व कर दे, डिसॉल्व करने के बाद दो पॉसिबल केस हो सकता है, अगर एसोसिएट नहीं किया तो 60 ही मोलर मास होगा, लेकिन अगर मान लो डिसोसिएट किया या फिर एसोसिएट किया तो अब वो 60 के बराबर नहीं होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कि m अब नॉर्मल जो होगा, अब नॉर्मल ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 60। दो पॉसिबल केस आएगा, या तो 60 से बड़ा या तो 60 से कम। तो अब अगर यहाँ बात करें हम, मोलर मास जो होगा इसका वैल्यू बढ़ेगा कब, अगर एसोसिएट करेगा मॉलिक्यूल्स, और ये घटेगा अगर डिसोसिएट करेगा। तो ये कब होगा, फॉर डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट का तो मोलर मास कम निकल के आएगा, है ना, उसको बोलेंगे हम अब नॉर्मल मोलर मास, और दिस इज फॉर एसोसिएशन। ठीक है, इस वाले केस में आई का वैल्यू 1 नहीं होगा। जब m नॉर्मल 60 है इसका मतलब आई का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये तो बात हुआ आपका, इसका 3 फॉर्मूला यहाँ पर ही हो गया, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो इस तरह से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल मोलर मास, तो फॉर्मूला से निकल के आ जाएगा। अब नॉर्मल मोलर मास क्या होगा, तो वो आपका 60 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन फाइंड अब नॉर्मल मोलर मास। एक तरीका तो है, अगर आई पता चल गया तो निकाल सकते हो आप अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, या फिर दूसरा क्या होगा, अगर आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ जो हमको रिलेशन हमको मिलेगा ये दोनों के बीच में, वहां से हम निकाल सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर पता आपको होगा तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट मोलर मास। ठीक है, दो तरीका होता है, टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसको हम बताएंगे। तो हम बताएंगे आपको हम रिलेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास के साथ, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हमको यहाँ मालूम है, क्या मालूम हमको यहाँ पर है, दिस इज द फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पर अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकाले हम अब नॉर्मल मोलर मास कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाई आई हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखें हम, सपोज हम मानते हैं कि इस एसिटिक एसिड का, है ना, अगर हम बात करें सॉल्वेंट अगर बेंजीन है, इन बेंजीन इसका एसोसिएशन होगा। ठीक है, अगर एसोसिएशन होगा बेंजीन में C3COOH का, तो क्या होगा, मोलर मास बढ़ेगा, है ना। अब कितना होगा निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से देखो आप, व्हाट इज द m अब नॉर्मल कितना होगा, दिस इज m नॉर्मल बाई आई हो जाएगा। करेक्ट, हम क्या बोले थे कि इसका वैल्यू 60 आएगा नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल कितना होगा, तो m नॉर्मल बाई आई होगा। तो यहाँ बता सकते हो कि m जो आपके पास होगा अब नॉर्मल, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू इसका कितना होगा, मिनिमम वैल्यू इसका 60 हो जाएगा, 60 होगा। लेकिन अगर एसोसिएशन होगा तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा इसका वैल्यू इससे बड़ा ही होगा, है ना। अब किसके बराबर हो सकता है, तो इट कैन बी इक्वल टू m नॉर्मल बाई आई। m नॉर्मल यहाँ पे कितना है, 60 है, बाई आई। तो ये रिलेशन हो जाएगा फॉर एसोसिएशन। अब नॉर्मल मोलर मास जो होगा वेरी करेगा इसके बीच में। यहाँ वी कैन राइट हियर, इस तरह से इसको आप इन जनरल m अब नॉर्मल जो होगा
इट विल लाई बिटवीन m नॉर्मल बाई i और यहाँ होगा m नॉर्मल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिलेशन फॉर एसोसिएशन। लेकिन अगर हम बात करें फॉर डिसोसिएशन, एग्जाम्पल एक देख लो। फॉर एग्जाम्पल सपोज NaCl ही है, तो NaCl अगर आपका सोल्यूट है ना, तो और ये अगर आपका वाटर में है, कहाँ पर ही है, वाटर में, वाटर आपका सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा। और अगर डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास घटेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ हम लिखे इसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल मोलर मास कितना होगा, NaCl का दोनों एटम जो है उसका मास को ऐड कर दो, 58.5 निकल के आएगा, ठीक है। 58.5 जो यहाँ पर होगा, Na का 23 होता है एटॉमिक मास, 35.5 होगा Cl का, दोनों ऐड कर दोगे 58.5 होगा, करेक्ट, नॉर्मल हो गया। अब इसका अब नॉर्मल जो होगा वो तो कम होने वाला है, तो कम होने वाला है तो इसका वैल्यू कहाँ से लाई करेगा, नॉर्मल कितना है 58.5 है, 58.5, इससे तो कम ही होगा ना, ये कम होगा किसके बराबर हो सकता है, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से देखो फॉर्मूला अब नॉर्मल का फॉर्मूला ये ना था आपके पास, तो m अब नॉर्मल कितना होता है, m नॉर्मल बाई i होता है, नॉर्मल है 58.5 बाई i हो जाएगा। और अगर लिखना होगा आपको इन जनरल, यू कैन राइट m नॉर्मल बाई i, है ना, m अब नॉर्मल, दिस इज m नॉर्मल, वी कैन राइट दिस इज फॉर डिसोसिएशन एंड दिस रिलेशन इज फॉर एसोसिएशन, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, उसका हम टाइप्स आपको बताए हैं। पहला होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो डिस्कस हो चुका है। दूसरा होगा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होगा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहला जो हम बताए हैं आपको, फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। अब इसका फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, तो इसका फॉर्मूला चूंकि हम बता चुके हैं तो हम यहाँ डायरेक्टली बता रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लो फॉर्मूला, तो अगर इसका फॉर्मूला हम देखें RLVP का, दिस इज P0A माइनस PA बाई P0A, दिस इज नोन एज RLVP। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहाँ A आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, है ना, और B होगा सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला होता है एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, NB बाई Na प्लस NB होगा, करेक्ट, ओके। एक और यहाँ बताया था फॉर्मूला आपको, इसी को हम सॉल्व करके P0A माइनस PA बाई PA इक्वल टू क्या था, NB बाई Na था, करेक्ट। और एक और हम बताए थे वैसे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, स्पेशली फॉर डाइल्यूट, है ना, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस इज P0A माइनस PA बाई P0A इक्वल टू क्या था, NB बाई Na था। तो ये एक स्पेशल केस था, इसको अगर आप नहीं भी ध्यान दो तो चलेगा, इसको लेकिन आप याद रखना, है ना, क्योंकि ये दोनों रिलेशन सेम, मतलब इसी को हम सॉल्व किए तो ये रिलेशन मिला था आपको, है ना, यहाँ कोई स्पेशल केस नहीं था। तो यहाँ जो फॉर्मूला है ये हर एक सॉल्यूशन में लग जाएगा, मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या फिर कंसंट्रेटेड हो, कहीं भी अप्लाई करो इसको तो आंसर सही आएगा। लेकिन अगर इसको देखो तो यहाँ केवल स्पेशली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन का है, तो इसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत हो, इसको याद रखना और इसको याद रखना, करेक्ट। अब ये फॉर्मूला अप्लाई किसके लिए होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा किसके लिए, फॉर नन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूट कैसा होगा, फॉर नन इलेक्ट्रोलाइट, नन वोलेटाइल तो होगा ही, तो अंडरस्टूड है, तभी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग हैं। नन इलेक्ट्रोलाइट होगा मतलब ना ही डिसोसिएशन ना ही एसोसिएशन, यहाँ हो सकते हो आप नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब आई का वैल्यू अगर 1 है तो आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि आपका सोल्यूट जो है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ बात करेंगे हम फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए
है ना, आई का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, अगर 1 के बराबर नहीं है यहाँ लिख लो आप, या तो डिसोसिएशन होगा, अगर डिसोसिएशन हुआ या फिर अगर एसोसिएशन हुआ, कुछ भी अगर हो रहा है तो 1 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो ऐसे केस के लिए हम क्या यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ यूज होगा वेंटो फैक्टर। आई इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, या नंबर ऑफ मोल बोलो बात, है ना। सो यहाँ पर ही अगर हम बात करें आफ्टर कितना होगा जी, क्योंकि हमको मतलब यहाँ आफ्टर से ही होगा, सॉल्यूशन में कितना मोल है, आफ्टर कितना होगा, दिस इज आई इंटू एन बी, एन बी मतलब क्या हो गया बिफोर, है ना, दिस इज बिफोर हो गया एंड दिस इज आफ्टर हो गया, करेक्ट। तो आफ्टर सॉल्यूशन में कितना है डिसॉल्व होने के बाद, वो कितना होगा आई इंटू एन बिफोर, करेक्ट। तो इस इन आफ्टर यहाँ पर हम, ये केवल बात हो रहा है सोल्यूट के लिए, तो यहाँ इस फॉर्मूला में चेंज कहाँ पर आएगा उसको देख लो आप। फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू क्या होगा, कहाँ पर आपको दिख रहा है मोल ऑफ सोल्यूट, यहाँ दिख रहा है मोल ऑफ सोल्यूट एन बी। तो अब ये मोल कौन सा है, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, मतलब आफ्टर वाला है, मतलब इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप, आई इंटू एन, वी कैन राइट हियर एन बिफोर, या फिर आप बार बार बिफोर अगर नहीं लिखना चाहते हो तो नॉर्मली इसको लिख सकते हो आप इस तरह से, बात समझ में आ जाएगा। यहाँ एन ए होगा प्लस आई इंटू एन बी होगा। आई इंटू एन बी का मतलब ये है कि ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद, ठीक है। जहां जहां एन बी था उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आई से आप, करेक्ट। अब उसी तरह इस फॉर्मूला यहाँ देखो, दिस इज पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी ए इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू एन बी बाई एन ए, यहाँ भी एन बी था तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया आई से, करेक्ट। तो ये रिलेशन यहाँ पर इस तरह से चेंज होगा, इसको आप ध्यान रखना, है ना।